हरिओम सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सभी पीठ, गर्दन, कमर एक सीध में कर बैठ जाएंगे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। मन शांत, विचार मुक्त, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखते हुए एक साथ प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हथेली को रगड़कर आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के बीच में आइज ओपन कर लेंगे। हाथ हटाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पुनः स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज करने के लिए मैं अनुराग सर से, लाइब्रेरी में होंगे अनुराग सर, कौन आएंगे? संध्या जी, आप वुड डिस्पैच कल हमने पढ़ लिया था, वुड डिस्पैच को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं मैम, मैंने थोड़ा रीड नहीं किया कल। ओके। रंजिता जी। ये मैम सॉरी मैम, क्या मुझे हुआ? भी एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान में नहीं आ रहा है? कौन है ऐसा जिसको ध्यान में आ रहा है प्रॉपरली? राखी जी, वेरी गुड। आइए आप राखी जी सामने। मैम वीडियो नहीं ओपन करूंगी, मैं ऐसे ही बता दूंगी। ओके आवाज ओके, आ कोई रही है दिक्कत मेरी? नहीं। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप बिल्कुल ओके क्लियर मैम। आवाज आ रही है, ओके बताइए। मैम। हाँ, 1854 में सर चार्ल्स डिस्पैच करके एक रूल आया। तो इसने इस रूल में क्या कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट लेके आया। मैग्ना कार्ट यानी इधर से प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी को इंग्लिश शिक्षा, अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे करके रूल किया। फिर इसने लंदन में जो विश्वविद्यालय बना था, यूनिवर्सिटी, उसी का मॉडल भारत में भी होना चाहिए, ऐसी सिफारिश की। फिर स्वदेशी शिक्षा के प्रोत्साहन करने और शिक्षा सुसंगत नीतियां तैयार करने के लिए योजना बनाई। फिर इसने संस्थानों में अनुदान की पद्धति शुरू की। स्कूलों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण देने की सिफारिश की। बहुत बढ़िया। yes. हाँ, बहुत बढ़िया बताया है आपने। ये कल हमने वुड डिस्पैच देखा था। सारांश था, अगर हम दोनों की बात करें, मेकाले और वुड की, तो मेकाले ने क्या किया था, सारी चीजें अंग्रेजों के या यूरोपियन शिक्षा प्रणाली के फेवर में कर दी थी। और अगर वुड की बात करें तो वुड ने क्या किया, इंग्लिश पर पूरा जोर दिया कि इंग्लिश को ही लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। लेकिन प्राइमरी लेवल पर आपकी जो मदर टंग है उसी को यूज करिए आप। शिक्षा मतलब प्राइमरी लेवल की यहाँ पर कोई बहुत बात नहीं की गई कि उसमें लैंग्वेज आप इंग्लिश रखेंगे प्राइमरी लेवल पर। फिर मिडिल लेवल पर क्या बात हुई कि दोनों को मिक्स लैंग्वेज करके रख देंगे। हिंदी आपकी जो मातृभाषा चल रही है उसको भी चलने देंगे, या क्षेत्रीय भाषा है, साथ में इंग्लिश को भी दिया जाएगा हाई स्कूल लेवल पर। और जहां पर कॉलेज लेवल की बात आती है तो कॉलेज लेवल पर क्या किया जाएगा, आपका इंग्लिश में ही शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये हमने कल दो चीजें देख ली थी। अभी हमारा एक बहुत चार्ल्स वुड हमने जब पढ़ा था उसी में एक इम्पोर्टेंट स्लाइड छूट गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। एक तो इसी के आधार पर, यानी चार्ल्स वुड का जो 1854 का आया था, उसी के आधार पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में
यूनिवर्सिटीज खोली गई कब? 1857 में। ये ईयर याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। और जिस क्रम में लिखे हैं इसी क्रम में इनको एक एक करके खोला गया। सबसे पहले कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास। तो इनको ऐसे ही आपको याद रखना है। ईयर याद रखना है 1857। और चार्ल्स वुड कब आया था? 1854 में। अलग अलग तरह से इनको याद रखना है। फिर इसने कहाँ पर, ये एक इसके बाद में इसी के आधार पर चार्ल्स वुड की जो रिकमेंडेशन थी उसी के आधार पर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया, उसकी स्थापना की गई। फिर एक ये पूसा में, इसी घोषणा पत्र के आधार पर पूसा, पूसा कहाँ है किसी को पता है? एनीबडी? दिल्ली में मैम। बिहार में है आपका ये पूसा, बिहार में है। और कृषि विश्वविद्यालय एक खोला गया रुड़की में, ये तो सबको पता है, रुड़की में। और ये कैसा था? फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी था ये। रुड़की जो है आपका, आज का आईआईटी जो है रुड़की, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसकी स्थापना किसने की? मतलब किसकी सिफारिश के आधार पर हुई? वुड की सिफारिश के आधार पर हुई, वुड डिस्पैच के आधार पर हुई 1887 में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये फैक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल छूट गया था शायद, मे भी हमारा जो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूशन हो रहा था उसकी वजह से। इसने क्या सिफारिश की थी? और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा, ये सब हम पढ़ चुके थे। और धर्म निरपेक्ष शिक्षा, मतलब कोई भी अपने धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, अपने धर्म के बारे में कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा। धार्मिक शिक्षा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दी जाएगी। ये खास बातें थी, विशेषताएं भी इनको कह सकते हैं हम, रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे आपसे रिकमेंडेशन करके पूछ लिया जाए, सुझाव करके, अनुशंसा, सिफारिश, सब एक जैसे हैं, सिनोनिम्स हैं। और या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि आपको ये दे दी जाएगी सिफारिश, या कोई कुछ कह रहे हैं? माइक किसी का ऑन रह गया है क्या? आपको ये स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं जी। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। इसने ये स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा ये रिकमेंडेशंस किसने दी, या ये किस एक्ट की, या ये किस रिपोर्ट की, किस डिस्पैच की ये रिकमेंडेशंस हैं, या विशेषताएं हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे कुछ भी वर्डों को घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको क्या करना है? फैक्टों को रिलेट करके पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि हाँ, मतलब जो मुख्य मुख्य, कुछ चीजें तो सब में कॉमन होती हैं, आपको मुख्य मुख्य चीजें याद रखना है कि इस वाले में जो बात कही गई है वह किसी और में बात नहीं की गई है। ये जो हम तुलनात्मक अध्ययन हम टेबल के माध्यम से कर रहे हैं ना, टेबल बना ली है हमने, उसमें आप जो कॉमन चीज है उनको, मैथ्स में भी यही करते हैं ना कि कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं है चीजें उनको अंदर रखते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हमको जो कॉमन है उनको छोड़ देना है, क्योंकि कॉमन चीजें कभी नहीं पूछी जाती एग्जाम में। जो स्पेसिफिक है उनको आपको टेबल में नोट करना है। कंपेरेटिवली एक साथ सामने दिखनी चाहिए सारी चीजें कि मैकाले ने ये कहा है, वुड ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके थे कल, किस किस एरिया को इनने इफेक्ट किया था? प्राइमरी एजुकेशन को, लैंग्वेज, वर्नाकुलर और मिक्स्ड और इंग्लिश, तीनों लेवल पर अलग अलग। फिर उसके बाद में ये भी हम पढ़ चुके थे कि फीमेल एजुकेशन के बारे में क्या बात करी थी, उसको बढ़ावा दिया था, उसकी बात करी थी। इनको लगता था अभी तक किसी ने फीमेल एजुकेशन की बात की ही नहीं थी। ये इसके दो कारण हमने समझे थे। एक कि अब हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा आधिपत्य हो गया, मतलब अब ये हमारी जिम्मेदारी हो गई यहाँ के नागरिक, इनके लिए जो काम करना है हमको करना है। अगर अच्छा करेंगे तो उसका क्रेडिट भी हमको जाएगा,
और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उसके लिए आलोचना भी हमारी होगी वर्ल्ड लेवल पर कि आपका आपके अधीन है ये लोग और आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था, बताया था, पॉपुलेशन में, जीडीपी में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, एक जीडीपी ग्रोथ करेगी, इसलिए इनको तैयार किया जा रहा था। इसलिए दो कारणों के आधार पर इनकी शिक्षा की बात की गई। कैसे की गई? एक हायरार्की के रूप में, मतलब एक पदानुक्रम के रूप में कि सबसे नीचे के लेवल पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन गांव में, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, मतलब स्थानीय लोग करेंगे। हाई स्कूल के लेवल पर स्थानीय लोग व्यवस्था करेंगे, वहां के नगर परिषद, नगर पालिका, इस टाइप की जो संस्थाएं होती हैं। और जिला स्तर पर कौन करेगा? जिला स्तर पर महाविद्यालय ओपन करेंगे। वहां पर भी क्या बात कर रहे हैं? अनुदान, अनुदान हर जगह, मतलब आप ही की जेब से पैसा निकलवा कर आप ही की संस्थाओं में लगवाएंगे, लेकिन शिक्षा हम हमारी देंगे, प्राथमिक लेवल को छोड़कर। फिर आगे इसका प्रभाव किया हुआ, तेजी से मिशनरियों का यहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसके फलस्वरूप ईसाई धर्म की ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। आपने देखा होगा या सुना होगा अपने पूर्वजों से, बड़े लोगों से, कि उस समय कैसा माहौल था। अंग्रेजी जो जानता है, जो उस कल्चर का है, उसको बहुत सुपीरियर समझा जाता था, बाकी लोगों को ऐसे ही समझा जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती थी। हंटर शिक्षा आयोग, ये हमको आज स्टार्ट करना था, ये कल नहीं हुआ था ना, हो आज गया स्टार्ट था। हो गया था। ओके ओके ओके, हंटर शिक्षा आयोग भी हो गया था। फिर आज हमको, अच्छा हंटर शिक्षा फिर आयोग कल अगर हो गया था तो बताइए इसमें क्या बात हुई थी, याद है कुछ किसी को? या फिर यहीं से उसको रिवाइज करके एक बार चलते हैं। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपिन के नेतृत्व में आया था और इन्होंने क्या किया था, इसने एक तो 3 फरवरी को इसका गठन हुआ, ये डेट याद रखनी है। फिर इसमें क्या कहा गया था, जो बुद्ध डिस्पैच में कमियां जो रह गई थी, उसकी कमियां को या उसकी समीक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। उसकी असफलता के कारण को ढूंढने के लिए इसको बनाया गया था। और प्राथमिक शिक्षा कानून वहां पर जब लागू हो गया था, कहाँ? ब्रिटेन में, तो उसी की तर्ज पर यहाँ ध्यान आया कि भाई इधर भी प्राथमिक शिक्षा पर कुछ काम होना चाहिए। अभी तक तो सारा हायर एजुकेशन के लेवल पर या मिडिल एजुकेशन की थोड़ी बहुत बात हो रही है, प्राइमरी लेवल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए इसको हंटर कमीशन को बुलाया गया था, बनाया गया था। इसके सदस्य हमने देखे थे, सॉरी, टोटल 20 मेंबर्स थे, उसमें से 6 भारतीय थे और इन 6 भारतीयों के नाम हमने देखे थे, सैयद महमूद, भूदेव, आनंद मोहन बोस, मुदलियार और महाराज जितेंद्र टैगोर और केटी तेलंग, ये इतने 6 भारतीय लोग थे। हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये सबसे खास यही था। अगर क्वेश्चन आता है प्राथमिक शिक्षा की प्रभावपूर्ण तरीके से किस आयोग के द्वारा बात की गई, तो उसमें आपको हंटर याद रखना है, हंटर आयोग, ऐसा क्वेश्चन आया है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ PYQ उठाइए। आज मैं सेंड कर दूंगी पूरा जो PYQ है, पूरा फर्स्ट पेपर का, उसमें से आप सारे ये हायर एजुकेशन के सारे छांटिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, आप अगर फर्स्ट पेपर के जितने भी आपको मिल रहे हैं, आपको फर्स्ट पेपर PYQ में से बहुत कवर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर यहाँ से हो रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, इसलिए वहां से उसको जरूर पढ़िए। और जो हायर एजुकेशन की क्विज भी आप बनाएंगे नीलू जी, तो आप उसमें से PYQ जितने आपको मिले 100% इंक्लूड करिए उनको, PYQ हायर एजुकेशन से, बहुत फायदा होगा आपको, है ना। तो हंटर आयोग की मुख्य सिफारिश है, एक प्राथमिक शिक्षा की बात हुई यहाँ पर, और दूसरी
प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं में होनी चाहिए, ये भी बात हुई। स्थानीय जिला परिषद और नगर पालिकाओं की देखरेख में होनी चाहिए, यानी उसकी फंडिंग कौन करेगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, और भी सिफारिशें इसने दी थी। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, साहित्य और अध्ययनशील उच्च शिक्षा के लिए छात्र तैयार करें, तथा दूसरी व्यावसायिक जो छात्रों को जीवन यापन के लिए, यानी कुल मिलाकर उनको सेल्फ डिपेंड बनाने वाली एजुकेशन होना चाहिए, कि वह कुछ ना कुछ कर सकें। ऐसी ही बात कहाँ होती थी, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में भी होती थी ना, कि मेन फोकस तो क्या था कि वेदों का अध्ययन कराना है, लेकिन जो वेदों के अध्ययन करने के योग्य नहीं होते थे उनको, वह जिस वर्णाश्रम से जुड़े थे, जिस कुल घराने से होते थे, उनको अपनी संस्कृति के अनुसार कुछ ना कुछ व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, सिखा दिया जाता था, ताकि जीविकोपार्जन कर सकें, उन्हें भूखा ना मरना पड़े। तो यहाँ पर ये अगर कॉम्परेटिव बात करें तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ बात हो रही है, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह है, ये कॉमन चीजें हैं कि हर जगह व्यवहारिक शिक्षा की भी बात है प्राथमिक स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा की बात है माध्यमिक या उच्च स्तर पर। फिर शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों, ये हम समझ चुके हैं कि इन्होंने क्या किया। अब यहाँ पर तीनों फिर से रिवाइज करते हैं। मेकाले ने क्या कहा, मेकाले ने, एक सेकेंड, को डू नॉट डिस्टर्ब पे से हट गया है ये तो। जी, मेकाले ने क्या कहा, सब कुछ अंग्रेजों के फेवर में कर दिया। क्वेश्चन आएगा, हम उसको देखकर समझ जाएंगे। वुड ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा, वो वुड के उसको कहा गया, अंग्रेजी पर पूरा जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा में बस मदर टंग की बात करी उसने, प्राथमिक शिक्षा की कोई ढंग से बात ही नहीं करी। नारी शिक्षा की बात भी करी वुड ने। सबसे पहली बार फीमेल एजुकेशन की बात, उसकी शिक्षा पर जोर देने की बात किसने करी, वुड डिस्पैच ने करी। ये सब चीजें फैक्ट ऐसे क्लियर, मतलब कंपैरेटिवली साथ याद रखिए। फिर हंटर ने क्या कहा है, हंटर कमीशन ने क्या किया, पैसे इन्हीं की जेब से निकलवाना है, इन्हीं को। तीनों की मुख्य चीजें, एक ने बोला सब कुछ अंग्रेजों के फेवर में, दूसरे ने बोला कि पूरा अंग्रेजी अंग्रेजी कर दो, तीसरे ने क्या बोल दिया कि हमको पैसे खर्च नहीं करना है, हम नहीं लगाएंगे पैसे, इन्हीं के पैसे लगाओ, इन्हीं के ऊपर लगाना है तो इन्हीं के पैसे लगाना है। ये तीनों क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए मैसेज करके या हम सब के द्वारा कि हाँ इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हंटर कमीशन में भी पहली बार बात कहाँ हो गई थी, पीछे हो गई थी, और ओके थैंक यू, उसमें बात क्लियर, स्त्री शिक्षा की पहली बात उससे पहले हुई थी, और हंटर में भी बात हुई। क्या जो शुरुआत हो गई है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर बल देना चाहिए। अब हम शिक्षा का स्वरूप ये देख चुके थे, प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर देशी भाषाओं में शिक्षा, नियंत्रण कौन करेगा, जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, ट्रेंड टीचर होना चाहिए। यहाँ तक हो गया था। मिडिल और हायर एजुकेशन में मिक्स टाइप की लैंग्वेज होगी, आपकी रीजनल भी चलेगी और इंग्लिश भी चलेगी। और यहाँ पर भी अनुदान की बात की हंटर कमीशन ने, वहां उसने सारी इंग्लिश की बात करी, इन्होंने अनुदान की बात करी हर लेवल पर। हायरार्की को याद रखिए, हर कमीशन में हायरार्की के ऊपर काम हो रहा है। सहायता अनुदान व्यवस्था, नारी शिक्षा, ये बातें थी। मिसलेनियस भी हमने पढ़ लिए थे कि बातें सबकी करी, लेकिन पैसे सब आप अपना ही लगाइए, हम कहीं कुछ खर्च नहीं करेंगे, इतना हमने पढ़ लिया था। आज हमको यहाँ से पढ़ना था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, ये क्यों आया? सन 1901 में, 1901 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? ये आपका होमवर्क रहेगा।
1901 में लॉर्ड क्या? कर्जन। हाँ, लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड। तो लॉर्ड कर्जन को ऐसी जरूरत अनुभव हुई शिक्षा से रिलेटेड की और काम होना चाहिए। उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया शिमला में। इसको शिमला शिक्षा सम्मेलन कहते हैं। और इसमें जो चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, उसके आधार पर 1902 में 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये डेट याद रखना है कि सम्मेलन कब हुआ, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में। और उसके एक वर्ष बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। फिर इस अधिनियम का उद्देश्य एक इसके बाद में इस आयोग की अनुशंसाओं पर, कोई भी आयोग आता है वह क्या करता है, रिकमेंडेशंस देता है। इस आयोग ने रिकमेंडेशन करी कि एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है? आयोग बना, पहले सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस में डिसीजन किया गया कि एक कमीशन बनना चाहिए। और इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, उसमें क्या थी रिकमेंडेशन कि एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, एक एक्ट पारित किया जाना चाहिए। तो उसकी सिफारिश पर एक्ट पारित किया गया। कब? और 2 साल बाद 1904 में। अधिनियम लाने का क्या मतलब होता है? अभी ये आयोग गठित हो गया, इसने कहा, कुछ सिफारिशें दे दी, रिकमेंडेशन कर दी कि ऐसा ऐसा काम करिए। इससे पहले जैसे हम कर रहे हैं ना कि महिला शिक्षा की बात होनी चाहिए, महिला शिक्षा स्कूल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे होना चाहिए, जिला लेवल पे होना चाहिए, ऐसे करके बात करिए। वो बात हवा में रहेगी, उसको कोई माने या ना माने वो कोई जरूरी नहीं। क्यों? तब तक वह कहाँ आ रही है, नियम की कैटेगरी में नहीं आ रही, यम की कैटेगरी में आ रही हैं। या उनको हम ह्यूमन ड्यूटीज समझ सकते हैं, ह्यूमन राइट नहीं है वो अभी। जब उनको नियम बना दिया जाएगा, पारित हो जाएगा नियम, मतलब कि सब लोग यही चाहते हैं, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया है, इसको मानना पड़ेगा। तो कोई चीजें रिकमेंडेशन अकेली देने से काम नहीं चलता है, उनको फॉलो करवाने के लिए उनको कानून का रूप देना पड़ता है। ये जो एक्ट होते हैं ये कानून कहलाते हैं, कानून का रूप होते हैं ये कानूनन। अब वह काम आपको करना पड़ेगा, आपने उसको नहीं माना, मतलब आप कानून तोड़ रहे हैं, इसलिए आप पर एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर फिर 1904 में एक अधिनियम, ये एक्ट पारित किया गया, क्या? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों की निगरानी सरकार के अधीन की जानी चाहिए। अतः इसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की। अभी क्या था, यूनिवर्सिटी अपनी मनमर्जी से सारे काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे कि जो भी आया उसको मान्यता दे दी, परीक्षा ऑर्गेनाइज करवा ली, इस टाइप से काम चल रहा था। इस अधिनियम का विरोध, ये पॉइंट याद रखेंगे, गुरुदास बनर्जी, ये नाम याद रखेंगे, इस आयोग के सदस्य थे। इन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि यूनिवर्सिटीज, कुछ संस्कृत यूनिवर्सिटीज भी थी। किसी का फिर से माइक ऑन है, चेक कर लीजिए, बंद कर लीजिए माइक। तो आप संस्कृत यूनिवर्सिटीज भी थी, कुछ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी थी। और आप क्या चाह रहे हैं, अब सरकार किसकी हो गई है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, पूरे पूरा उन्होंने आधिपत्य अपने स्थापित कर लिया है। तो अगर उनके अधीन हो जाएंगी सारी यूनिवर्सिटी, हमने ये देखा ना क्या लिखा है इनने कि विश्वविद्यालय की निगरानी, यानी सब उनकी निगरानी में आ जाएगा, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कहाँ क्या चल रहा है। हम फिर हमारी मतलब जो चल रहा है, वेदों का ज्ञान, वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था जो है आप चला रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे ये चल रही है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मान लीजिए कि आपने ये मत चलाइए, आप इंग्लिश ही पढ़ाइए, इंग्लिश से चलाइए। तो ये इस तरह के पूर्वाग्रहों से या संभावना को ध्यान में रखते हुए मुखर्जी दास बनर्जी ने इस एक्ट का विरोध किया। और
इस आयोग के सदस्य थे मुखर्जी दास बनर्जी, विरोध तो किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कोई एक्ट पारित होना होता है संसद में, तो उसका विरोध अगर कोई कर रहा है तो वह विरोध कब प्रभावशील होगा, जब बहुमत होगा। अगर गवर्नमेंट का बहुमत है, मान लो ज्यादा से ज्यादा सांसद गवर्नमेंट के ही हैं, तब फिर गवर्नमेंट का बहुमत रहेगा, गवर्नमेंट जो चाहेगी उसी के फेवर में एक्ट पारित हो जाएगा। और दूसरे लोग हैं, उनकी मात्रा कम है, संख्या कम है, तो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उस विरोध का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और उनका शासन कैसा था? ज्यादा उनके पास सब चीजें जो नॉर्मली आसानी से बातों से मान जाते हैं तो बातों से मनवा लिए, अपने नियम कानून जो भी हम लेकर आ रहे हैं। नहीं माने बातों से तो फिर क्या करते थे? बंदूक की नोक पर डरा धमका कर ऐसे उन्होंने शासन किया। इसलिए इस विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इसीलिए इसके पहले ये जो लिखा है कि इसने अपने उद्देश्य की पूर्ति करी, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर में आ गई, इनका ऑब्जर्वेशन सभी पर लागू हो गया। फिर उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षा व्यवस्था के संबंध में सिफारिश देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अगर उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य था इसका? हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है उसकी रिकमेंडेशन ये देगा। इसकी स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य ये था। फिर क्या काम किया जा रहा था? सारी यूनिवर्सिटीज इससे पहले इनको ऐसा लगता था, इनका नजरिया ये था कि केवल धड़ल्ले से कॉलेज खोलते चले जा रहे हैं और उन कॉलेज को यूनिवर्सिटीज मान्यता देती जा रही हैं और एग्जाम कंडक्ट करवाती जा रही हैं। एजुकेशन कैसी चल रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ठीक से शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है इस पर किसी का फोकस नहीं है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इन सब की निगरानी करने के लिए, इस व्यवस्था को देखने के लिए और ये कहने के लिए कि आप शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, टीचर्स को ट्रेनिंग देकर अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करवाइए और जितनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं उस के अकॉर्डिंग टीचर प्रोवाइड करवाइए। मान लीजिए अभी चल रहा है 1000 टीचर पर, मतलब 1000 स्टूडेंट्स पर 4 टीचर हैं या 5 टीचर हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक करिए। कैसे पढ़ा पाएंगे? अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है और टीचर की संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है कि टीचिंग अच्छी नहीं होगी, जो ज्ञान का हस्तांतरण है वह ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस पर भी एक इन्होंने सुधार की बात करी। परीक्षा प्रणाली में सुधार लिया जाए कि कैसे भी चल रहा है, अभी फॉर्मेलिटी हो रही है, नकल वाला जो चलता है ना मामला, कि सिर्फ अगले उसमें, और हमने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी क्या देखा था कि जो टीचर है उसकी सिफारिश से ही यह तय होगा कि अगली उपाधि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं क्या चलता था कि अव्यवस्था की संभावना थी, नकल करके पास हो रहे हैं या आपको नॉलेज है नहीं फिर भी आपने अगले लेवल पर पहुंचा दिया। तो इसलिए कुछ परीक्षा प्रणाली थोड़ी सी कठिन टाइप की करी जाए, हायर लेवल की जाए, उसमें कुछ गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, उसके योग्य टीचर नियुक्त करें। योग्य टीचर कैसे होंगे? जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेंड टीचर को ही यहाँ पर रखा जाए। शिक्षकों की संख्या ये बताई दिया है। शोध कार्य के लिए, शोध कार्य करने के लिए मतलब रिसर्च के लिए व्यवस्थाएं की जाए। यहाँ रिसर्च की बात पहली बार हो रही है। तो ऐसे ये जो हम कह रहे थे कि आपको जो सबसे अलग है, स्पेसिफिक चीज लिख रही है, कॉमन से अलग है, उसको आप जरूर शामिल कीजिए अपने कंपेरेटिव वाली टेबल में। यहाँ पे शोध कार्य की बात पहली बार हो रही है। किस में हो रही है? कौन सा कमीशन चल रहा है? ये कौन सा क्या है ये? भारतीय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। हाँ, इसमें बात पहली बार की गई है शोध कार्य की। अब सैडलर आयोग आ गया है इसके बाद में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में इतनी ही चीजें याद रखनी है
क्या क्या, एक बार कोई रिपीट करेगा? इतना समझ में आया जितना भी बताया? फिर हम आगे बढ़ेंगे, साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे, जितनी बार रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। भले ही 2 क्लास हमको एक्स्ट्रा लेनी पड़े, लेकिन याद अच्छे से हो जाएगा। देखिए 1901 में गवर्नर जनरल ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसको शिक्षा सम्मेलन कहा गया। 1902 में इसने रिकमेंडेशन की विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके 2 साल बाद 1904 में एक एक्ट पारित कर दिया गया। ठीक है, फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सुपरविजन करना या ऑब्जर्वेशन करना, जो भी उस समय यूनिवर्सिटीज चल रही थी उनका। क्यों? क्योंकि इनको ये डर था, मतलब इनको ऐसा लग रहा था, ये इन्होंने जो निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, उससे इनके सामने ये आया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो केवल 2 काम कर रही हैं। एक तो एफिलेशंस दे रही हैं और दूसरा एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी का भी ध्यान नहीं है। तब ये आयोग आया, इसने ये काम किया, मतलब फिर ये आयोग अपने रिकमेंडेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करेगा इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन यूनिवर्सिटीज के लिए और उनसे एफिलेटेड कॉलेज के लिए, कि कैसी एग्जाम प्रोसेस होनी चाहिए, कैसी इवोल्यूशन की प्रोसेस होनी चाहिए, मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, टीचर्स कैसे होना चाहिए, ये सारे सुझाव ये आयोग देगा। इसमें इतना ही था। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सैडलर आयोग। इसी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कह सकते हैं। ये क्यों आया था? इसके पहले वाला जो आयोग था भारतीय शिक्षा आयोग, उसकी कमियों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए। इसको किसने इसका आयोग का नाम सैडलर आयोग क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अध्यक्ष M.E. सैडलर थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सैडलर आयोग रखा गया। ये कहाँ थे? लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? हमने देखा था अभी पीछे 1904 में। उसकी कमियां जो थी उन पर फोकस करने के लिए ये आया। फिर इसने 1917 में गठन हुआ। सॉरी, 1917 में इसका गठन हुआ, बना ये, और 17 महीनों में अपनी रिपोर्ट 1919 में इसने प्रस्तुत कर दी, भेज दी। फिर क्या 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 इसने बताया, क्या इसको कमियां नजर आई, इसने अपनी साइड से फिर क्या सुझाव दिए? एक तो सबसे पहला ये कि हायर एजुकेशन में अगर हमको सुधार करना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइमरी माध्यमिक एजुकेशन पे हमको काम करना पड़ेगा, उससे नीचे वाले पे। जाहिर सी बात है, अगर हमको ऊपर जाना है तो नीचे से ही तो चढ़ना पड़ेगा। आजकल हालांकि अगर हम पैदल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे माध्यम है कि डायरेक्ट भी ऊपर जाया जा सकता है। लिफ्ट में भी जाएंगे तो लिफ्ट के लिए भी तो नीचे ही चढ़ना पड़ेगा। लिफ्ट में पहले नीचे चढ़ेंगे, फिर वो ऊपर लेके जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट ऊपर जाना है तो एक एरोप्लेन वाला सिस्टम चालू हो गया। किसी के टेरेस पर इतनी जगह है कि वो हेलीकॉप्टर अपने यहाँ उतरवा सकता है, तो डायरेक्ट ऊपर भी पहुंच सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे से ही तो बैठेगा। कहीं भी आपको ऊपर जाना है, मीडियम कोई भी हो, आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम निचले स्तर पर करना पड़ेगा पहले। अगर हायर एजुकेशन को ठीक करना है तो प्राइमरी मिडिल एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। और मिडिल एजुकेशन को इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर बात, लेकिन ये स्वयं हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मिडिल एजुकेशन को सुधारना है, जरूरी थोड़ी कि मिडिल एजुकेशन बहुत अच्छी है। मिडिल एजुकेशन होगी कैसे अच्छी? प्राइमरी में तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज दी ही नहीं, वर्नाकुलर में आप पढ़ा रहे हैं। तो मिडिल को सुधारने के लिए प्राइमरी पे भी काम करना पड़ेगा।
लेकिन हमको यहाँ से क्या कैप्चर करना है कि इन्होंने कहा है कि माध्यमिक पे काम करना है अगर हायर को सुधारना है तो। एक और चीज इन्होंने क्या की, पहले क्या होता था, आपने अपने पूर्वजों से, मतलब आपके फैमिली में कुछ लोग मुझसे भी सीनियर है यहाँ पे, जैसा कि उन्होंने बताया था एक दिन, तो सुना होगा आपने आपके पेरेंट्स से कि उस समय 11वीं को इंटर कहा जाता था, कि इंटर पास है, 11वीं व्यक्ति पढ़ा है मतलब वो इंटर पास है। या 10वीं को फिर कहा जाने लगा, अलग अलग टाइम पे बदलाने लगे, ये इसी समय की बात है कि कभी 11th को इंटर माना, कभी 10th को इंटर माना। क्यों? क्योंकि 12th को यहाँ पे इन्होंने बात करी कि 12th को यहाँ से हटा दिया जाए मिडिल से और उसको कॉलेज लेवल पर रख दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 12th क्लास को जो है इंटरमीडिएट के रूप में लाया जाए, 11th और 10th को मिडिल में शामिल कर दिया जाए। ये एक यहाँ पर इन्होंने चेंज की बात, इससे पहले हमने ऐसे इंटरमीडिएट वाली क्लास की बात कहीं पर भी नहीं देखी किसी की भी रिकमेंडेशन में। ये यहाँ की इस कमीशन की स्पेशल हम रिकमेंडेशन बोल सकते हैं। दोनों चीजें, एक तो इसने सुधार की बात करी कि ऊपर सुधार करना है तो इसके नीचे वाले में सुधार करना पड़ेगा, और 10th मैम को वो तब तब और 10th नहीं रहता था, 11th ही रहता था। हाँ और अब मैम आप पानी पी लीजिए, फिर हम रुकते हैं 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू। जी पी लिया पानी, धन्यवाद। अब बताइए नहीं मैम, इंटरमीडिएट। हाँ इतना ही पता था, 11th का नहीं, था पहले। आपको बिल्कुल सही पता है। हमारे पिताजी ने भी 11th पास किया था और उसको इंटर ही कहा जाता था। हम पहले नहीं समझ पाते थे उस चीज को कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमने और बहुत आगे की जो सिस्टम था उसको फॉलो करके हमारी एजुकेशन हुई है। उनकी अलग टाइप से हुई थी, काफी समय पहले हुई थी। तो हाँ जी, बताइए आप क्या मैम कहना चाह रहे हैं एड्रेस। हाँ यस, मैं ये पूछ रही थी कि 10th के बाद ये 2 साल के लिए होता था ना, इंटर कहते थे, तो यही 11th था क्या? हाँ यही था, एग्जैक्टली यही था। ओके मैम, थैंक यू। हाँ ओके। तो यहाँ पर ये पहली बार बात की गई कि जो 10th और 11th है इसको मिडिल में इंक्लूड कर दिया जाए और 12th को हटाकर कहाँ कॉलेज लेवल पर ले जाया जाए। तो कॉलेज 12th क्या है, मिडिल के और कॉलेज के बीच का एक जंक्शन का काम करेगा। फिर महिला शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी इसने बल दिया, महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया कि दी जानी चाहिए। मतलब पहले सबसे पहली बार बात पीछे हो चुकी है, फिर उसके बाद वाले जितने आए उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की बात की। यही तो होता है ना कि जो पीछे की चीज थी, जो कोई पिछला आयोग था, कमीशन था, उसका गठन क्यों हुआ, पिछले वाले में क्या कमियां रह गई या क्या सुधार करने हैं, कोई चीज उसकी पिछले वाले की अच्छी लगी तो उसको एज इट इज हमने इसमें भी इंक्लूड कर लिया। फिर एक चीज और इसमें आई कि मैट्रिक परीक्षा के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के हकदार होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये दो शब्द यहाँ पर बात की गई है। पहले क्या होता था कि मैट्रिक के बाद में ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता था, अब क्या बोल दिया है इन्होंने, इंटरमीडिएट के बाद में ही आप इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेजों में दो अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाएं, पात्र छात्रों के लिए ऑनर्स डिग्री और सामान्य छात्रों के लिए पास कोर्स, मतलब केवल पास हो जाएं, ज्यादा अपना अगर नहीं है कैपेसिटी उतनी तो लोड नहीं लेना है बहुत, लेकिन आप पास करके एक अपने पास में डिग्री ले लोगे तो क्या होगा, हर कैटेगरी के जॉब्स रहते हैं, आप कुछ ना कुछ जो आपके लेवल का होगा उसकी जो न्यूनतम मान्य योग्यता है आप वो हासिल कर लो
और आप उसके योग्य बन जाओगे। यहाँ पर एक ऑनर्स मतलब आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो जाओगे। उसी को आपने नॉर्मल पढ़ लिए सारे सब्जेक्ट, फिर जैसे पीएचडी करते हैं हम कि एक किसी भी सब्जेक्ट में अपना स्पेशलाइजेशन हम हासिल कर लेते हैं। ये चीजें इन्होंने बात करी यहाँ पर कि 2 ब्रांचेस हमको यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए। हार्टोग समिति नेक्स्ट आ गया अब हमारा। अभी एक बीच में और ये भी है अंतर विश्वविद्यालय। ये एक साथ 2 स्लाइड बढ़ जाती हैं तो चीजें छूट जाती हैं कभी कभी। एक छोटा सा ये यहाँ पर काम हुआ 1925 में। आप देख रहे हैं सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और इसी क्रम में हमको याद रखनी है। होमवर्क वाली स्लाइड में मैंने लिख कर दिया था कि सब आपको सीक्वेंस में पढ़ के आना है। आज हमने सिर्फ एक हंटर का पूछ लिया, कल आपको आज का होमवर्क भी यही रहेगा। आपको अभी तक जितने पढ़ लिए हैं आपने सेम सीक्वेंस में उनको याद करके आना है। याद इन द सेंस समझ आपके माइंड में होनी चाहिए चीजें कि कब कौन आया, कम से कम उनके नाम और यह तो याद होने चाहिए। रिकमेंडेशंस आप समझ जाएंगे, आपके माइंड में है, आपके अवचेतन मन में सब है, सारी रिकमेंडेशंस है। तो ये आया एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड 1925 में। इसने क्या किया और इसकी क्यों स्थापना की गई, क्यों इसको बनाया गया? संस्कृति शिक्षा, संस्कृति खेल और संबद्ध क्षेत्रों में सूचना एवं सहयोग को साझा करते हुए विश्वविद्यालय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 23 मार्च 1925 को बनाया गया ये। अब ये मतलब ये एक सेंटेंस है पूरा, इसको सरल तरीके से समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, एक यूनिवर्सिटी ने उनको एफिलिएशंस दे रखा है, ठीक। जैसे क्या हो गया है, कहीं से ना मिर्ची की सब्जी बग रही है, उसकी मिर्ची की धांस उड़कर आ रही है, इसलिए बार बार थोड़ा सा ऐसा हो रहा है डिस्टरबेंस। तो उस यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनसे थैंक यू, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन बनाएगा? यूनिवर्सिटी बनाता है, गाइडलाइन यूनिवर्सिटी जारी करता है। ऐसे ही विश्वविद्यालयों के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी देनी है या एक दूसरे की चीजों को, मान लीजिए कहीं कोई चीज अच्छी आई है, किसी ने कोई अच्छी योजना अपने यहाँ पे बनाया, कोई अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं फॉलो हो रहा है, उसकी जानकारी कैसे मिले? या कोई कुछ कई जगह पे हम ऐसा देखते हैं कि इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? उसके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, आपको सारी यूनिवर्सिटीज की जानकारी रहेगी। आपको किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन करना है, आप यहाँ से मीडिएटर के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक छत हो गई है जहां पर आकर आप सारी यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब जाहिर सी बात है, जैसे इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन होते हैं उसमें ये संस्कृति वाला आ जाता है, आपका खेल कंपटीशन होते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता होती है, डांस प्रतियोगिता होती है। ये सब एक दूसरे से जुड़ने के लिए यहाँ इनको यूनिटी के रूप में यहाँ आकर ये जुड़ सकते हैं। संपर्क करने के लिए एक माध्यम के रूप में ये काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को एक साथ लाना था और छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा के लिए एक समन्वयक निकाय के रूप में, साझा मंच के रूप में काम करेगा। अब समन्वय का अर्थ यहाँ पे आप लगा सकते हैं को ऑपरेटिव वाला जो थिंकिंग होती है वह यहाँ पे है। समन्वय शब्द में स
सहयोग और समन्वय में थोड़ा सा अंतर होता है। सहयोग क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बेंच है, टेबल है, उसको उठाना है, बहुत भारी है ना, तो एक व्यक्ति से नहीं उठ रही है, तो दो लोग और आ गए हेल्प करने के लिए। तो ये जो हेल्प करने के लिए आ गए हैं, ये सहयोग है कि हम करेंगे, हम करते हैं सहयोग, चलिए उठाते हैं इसको। अब सहयोग करने तो आ गए जी, कोऑपरेटिव सहयोग करने तो आ गए हैं, लेकिन मान लीजिए दो लोग राइट डायरेक्शन में, पूर्व में ले जा रहे हैं यहाँ, और दो लोग पश्चिम में ले जा रहे हैं, तो क्या टेबल कहीं भी जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत चल रहे हैं। तो समन्वय का मतलब यही होता है कि सबका मत एक होगा और सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ये समन्वय वाला बात हो जाती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के समन्वय से, छात्रों के हितों से, हाँ जोड़ना, छात्रों के हितों से क्या मतलब हो रहा है कि आप जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो भी थिंकिंग आ रही है, जो भी नई नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको अगर अच्छे हैं तो सारे में लागू किया जा सके, इसके लिए भी ये काम करेगा। क्लियर है इतना? मैसेज कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्टोग कमिटी। अब कहाँ धीरे धीरे हम पहुंचते जा रहे हैं अपने, मतलब संघर्ष तो चलने शुरू ही हो गए थे, 1857 में ही स्टार्ट हो गया था ना पहला स्वतंत्रता संग्राम। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से शिक्षा के बारे में बात हो रही है, इंडिया के फेवर में या इंडिया के लोगों के फेवर में विचार हो रहा है कितनी तेजी से। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत जोर शोर से होने लगी हैं। 1857 में क्रांतिकारी घटना सबसे पहले हुई थी, मंगल पांडे, हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी पता होगा, है ना, वहीं से मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी थी विरोध करने का। तो एक जगह जब आग लगती है, उसकी चिंगारी फिर उड़कर दूर दूर तक जाती है, धुआं दूर दूर तक फैलता है, पूरे इंडिया में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी, अलग अलग जगह पर पूरे भारत में स्वतंत्रता के लिए प्रयास होने लगे। ये कौन सा समय है? 1923। आपको याद होगा 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था कि नमक कानून तोड़ने वाला, उन्होंने नमक का विरोध किया था, खुद का नमक बनाएंगे, कानून तोड़ेंगे, जो उन्होंने कानून बना रखे थे उसको तोड़ेंगे, नहीं मानना आपकी बात, लेकिन सभी नए तरीके से बिना हिंसा को अलग रखते हुए अहिंसा पूर्वक हम आपका विरोध करेंगे। तो यहाँ पर बहुत प्रेशर था इन लोगों के ऊपर कि काम ज्यादा से ज्यादा हमको इनकी गुडविल में आना पड़ेगा, अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये लोग हमको भगा देंगे। अभी आप आके देखिएगा कि यहाँ पे ये क्या क्या कहते हैं, और आगे जितने हम आगे बढ़ेंगे आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट और इनकी सोच मिलेगी, दिखावटी सोच। क्या कहा, कैसे आया ये? फिलिप जोसेफ हार्टोग, एक ब्रिटिश, जिनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन 1929 में किया गया। क्यों किया गया? जो शिक्षण संस्थाएं थी उस समय पर जितनी भी, उनका निरीक्षण सर्वेक्षण करने के लिए कि क्या व्यवस्था चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये इस टाइप का सर्वेक्षण या सर्वे करने के लिए इनको यहाँ पर लाया गया। फिर इन्होंने सबसे पहली बार जन शिक्षा की बात करी, इन्होंने ना मिडिल एजुकेशन की। हाँ नीलू जी बताइए क्या कहना चाह रहे हम हैं? यह बोल रहे हैं कि 1929 में हार्टोग की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, तो वो 1920 में अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत, मतलब 1929 के बाद ही उसका प्रस्तुतिकरण होगा ना, तो कुछ 1920 में। ये, हाँ टाइपिंग एरर कुछ हो गई होगी, इसको करेक्ट कर लेंगे हम, है ना, टाइपिंग एरर हो गई है, ये क्लेरिकल मिस्टेक, करेक्शन कर लेंगे इसको।
ये ऊपर नीचे हो गया, रिपोर्ट बाद में फेस करी होगी, फिर मैं इसको करेक्ट करके आपको कल बता दूंगी। थैंक यू। क्या होता है कई बार बहुत लेट नाइट नोट्स बनते हैं, उस समय ऐसा हो जाता है। इसने सबसे मैम पहले, हाँ 1930 होगा क्या, अगर 29 में ये आया होगा तो? अभी अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी उसको, है ना, मैं देख कर ही बताऊंगी कि कितनी गड़बड़ी इसमें हुई है। ठीक है, कल बता दूंगी मैं इसको। 1920 में, इसको अभी हम स्किप करते हैं ना ईयर को, इन्होंने रिपोर्ट पेश करी और सबसे पहली बात इन्होंने क्या करी, जन शिक्षा की बात। अभी तक किसी ने नहीं करी थी जन शिक्षा की बात। अभी तक क्या बात हो रही थी, मिडिल एजुकेशन पे काम करना है, प्राइमरी पे ये करना है, हायर लेवल पे ये करना है, अलग अलग लेवल की बात हो रही थी। कॉमनली जन शिक्षा की बात, पब्लिक एजुकेशन की बात किसी ने भी नहीं की थी। सबसे पहले हारटोग समिति ने ये बात कही। फिर इसके साथ ही इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो भी हायर लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें नॉमिनेशंस को बढ़ावा दिया जाए, संख्या बढ़ाई जाए छात्रों की, और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इससे पहले वाला जो एक आयोग था, भारत शिक्षा आयोग, हमने क्या देखा था, उसका गठन क्यों किया गया था कि धड़ल्ले से कॉलेज खुलते जा रहे थे और उनके जैसे कॉलेज जिस स्तर पर खुल रहे थे उस स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या भी नहीं थी, और उनमें सिर्फ मान्यता देने का काम यूनिवर्सिटी कर रही थी और एग्जाम कंडक्ट कराने का काम कर रही थी। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, एक तो नॉमिनेशंस को बढ़ाएं, और जब नॉमिनेशंस बढ़ जाएंगे तो जिस अमाउंट में नॉमिनेशन बढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, ऑनर्स कॉलेज के बजाय विश्वविद्यालय में कराए जाने का सुझाव समिति ने दिया। ऑनर्स कोर्स कॉलेजों में ना करा जाए, केवल यूनिवर्सिटी में। पीएचडी कॉलेजों में बिल्कुल ना कराई जाए, सिर्फ यूनिवर्सिटीज में कराई जाए। आज की डेट में हम यही देखते हैं ना, पीएचडी यूनिवर्सिटीज में ही होती है, कॉलेजों में नहीं होती है। तो ये हम, या कुछ कॉलेज ऐसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा दर्जा यूनिवर्सिटी की, कुछ उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, कहीं ना कहीं एक उनको वैसा दर्जा प्राप्त रहता है, नाम कॉलेज का लगा रहता है लेकिन यूनिवर्सिटी की तरह ही उनकी सारी चीजें होती हैं, तब वहां पर चलती है पीएचडी। बाकी कॉलेजों में कहीं पीएचडी नहीं चलती है। तो हम आज की जो पीएचडी वाली व्यवस्था है या ऑनर्स कोर्स है, उसको हम कहाँ से मान सकते हैं, हॉर्टोग समिति की देन उसको हम मान सकते हैं। फिर इसके साथ क्या है, वोकेशनल एजुकेशन पर भी, वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा। आप किस कौशल में, आपको शिल्प कौशल आता है, लकड़ी का काम आता है, कपड़ों की बुनाई का काम आता है, ऐसी वाली शिक्षा को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। ये हार्टोग समिति यहाँ पर। फिर इसकी कुछ और सिफारिशें क्या हैं, साक्षरता की अल्प वृद्धि से, मतलब इनको लग रहा था कि एजुकेशन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रही है, उसको जिस तरीके से जिस ईरा में बढ़ना चाहिए नहीं हो रहा है। समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन लोगों का डेवलपमेंट वैसा उस स्पीड से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है। जब एजुकेशन नहीं मिलेगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो लोगों का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और ठहराव की समस्या पर प्रकाश डालना पड़ेगा। अब ये क्या है, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और ठहराव। अपव्यय मतलब प्राइमरी लेवल पर, हालांकि इन्होंने पहले ही बात कर ली थी कि, किसने की थी, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे ना, कि पैसा सारा इन्हीं से लेना है, हम अपना पैसा कुछ नहीं लगाएंगे। तब वहां पर हमने देखा था कि प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था कौन करेंगे, जो गांव में संस्थाएं हैं, वही उस समय की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हीं को करनी है व्यवस्था। इनका कुछ भी नहीं जा रहा है, फिर भी इनको चिंता ये है कि अपव्यय, यानी कि एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल है उनमें जो भी खर्चा हो रहा है
शिक्षण सामग्री के लिए या टीचर्स की पेमेंट के लिए, वो बेकार है, नहीं करना चाहिए उसको। और क्या मतलब उनका कहना, नजरिया क्या था कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन कोई भी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही चला जाता है, नाम तो लिखा हुआ है। अब जितने स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए निशुल्क शिक्षा की बात अगर करते हैं ये, तो बुक्स बुलवाएंगे, और पहले ड्रेस भी मिलती थी स्कूल से ही, तो बुक्स और ड्रेस का खर्चा जो आ रहा है, बच्चों का नॉमिनेशन है, इस बच्चे के नाम पे अलॉट हो गई है, ड्रेस भी हो गई है, बुक भी हो गई है अलॉट, लेकिन बच्चा पूरे टाइम आया नहीं, उसका नॉमिनेशन जो चल रहा है उसका ये अपव्यय हो गया, यानी पैसा बेकार जा रहा है ये। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा पूरे टाइम रुके स्कूल में, अपनी पूरी पढ़ाई करे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, एजुकेशन का जो टाइम पीरियड था उसको 4 ईयर कर दिया, 4 वर्षों, पहले 3 ईयर, और अब यहाँ पर इन्होंने 4 वर्ष उसको कर दिया। शिक्षक सॉरी शिक्षकों की गुणवत्ता पर बात करी, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनके वेतन में सुधार किया जाना चाहिए, उनकी स्थिति, मतलब स्थिति से यहाँ पर कि जो अगर किसी में योग्यता प्राइमरी लेवल को पढ़ाने की है तो उसको प्राइमरी लेवल पर दिया जाना चाहिए, और जो उसमें क्वालिटी है उससे रिलेटेड उसको फील्ड दिया जाना चाहिए। सेवा की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए कि आप, क्या होता था, हम सब लोगों ने देखा होगा, आज भी कहीं ना कहीं होता है, पोलियो की दवा पिलानी है, टीचर की ड्यूटी लगा दी, कहीं कुछ जनगणना करनी है, टीचर की ड्यूटी लगा दी। एम आई राइट? यस मैम। तो यहाँ पर उस बारे में बात की गई है कि टीचर का काम क्या है, टीचर को पढ़ाना है, तो आप टीचर की सेवाओं को सुधारिए, कि उससे आप हर कुछ काम मत करवाइए, उसको पढ़ाने दीजिए। जब आप इन सब कामों में लगा देंगे तो प्रभावित क्या होगा, एजुकेशन प्रभावित होगी। अगर जनगणना करने जाएगा, एक एक घर में 2-2 घंटे लग जाते हैं, बड़ा परिवार है तो एक एक बारीक बारीक उसको भरना पड़ता था पहले, आपने अगर फॉर्मेट देखा हो तो कितने सारे उसमें कॉलम्स होते थे। तो टीचर को टाइम कहाँ से मिलेगा स्कूल में पढ़ाने का। दूसरी चीज, बच्चे लोग कैसे भाग जाते थे, मैं ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव मुझे रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ चीजें, क्योंकि फैमिली में ऑलमोस्ट 60% 70% लोग टीचर ही हैं। तो भैया गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, प्राइमरी, एक बिल्कुल गांव का स्कूल, उसमें बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते, घर जाके पता किया कि मम्मी पापा काम करने गए हैं, खेती पर गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, छोटे भाई बहन की हम देखभाल कर रहे हैं, इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते। या किसी दूसरे घर में जाके बात करी बच्चे के, तो वहां पर बताया कि हम लोग खेत में काम करने गए हैं, या कोई बच्चा खेत में ही मिला, या कोई बच्चा बकरी चराता हुआ मिला। ये वाली कंडीशन है कि जो एक एक उच्च और निम्न वर्ग में मेघालय ने डिवाइड कर दिया था, उसका प्रभाव हम अभी हमारे 10 साल पहले तक हमने देखा है। आज भी बहुत सुधार नहीं हुआ है, आज भी कंडीशन कहीं ना कहीं गांव में यही बनी हुई है कि जो एक निम्न वर्ग एक रह गया है। उसके साथ में यही है कि पेरेंट्स, इवन अभी मैं भोपाल में हूँ, भोपाल में मैं जहाँ रह रही हूँ, जिस बिल्डिंग में हूँ ऑनर के यहाँ, उनके यहाँ 2 और किराएदार हैं, वहां पर एक किराएदार के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण यही है, पेरेंट्स काम करने जाते हैं और उसके बाद भी उनका आय का सोर्स इतना नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकें। गवर्नमेंट स्कूल पास में नहीं है, दूर है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल सकते। प्राइवेट स्कूल बहुत पास पास होते हैं लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनमें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आज भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। एक जो रेखा खींची है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की, वो आज तक भी मतलब उसको मिटाया नहीं जा सका है। तो ये समझाने की बात यहाँ पे ये इसीलिए आई है बात, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये जो अपव्यय और ठहराव की बात कही है, इसको आप इससे समझ पाएंगे कि वाकई में हो यही रहा है कि बच्चे की बुक्स भी आई है, ड्रेस भी आई है,
मिड डे मील में उसका भोजन की व्यवस्था भी हुई है। कहीं ना कहीं एक फिक्स रेशियो में फिक्स एक राशि एक बच्चे के ऊपर डिसाइड हुई है कि इस पर इतनी खर्च होगी, लेकिन वो बच्चा आ ही नहीं रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? या तो बेईमान टीचर है वो खा लेगा, या कोई ब्यूरोक्रेट्स है उसके खाते में चली जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उसका दुरुपयोग ही हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। जहाँ खर्च की जानी चाहिए वहां खर्च नहीं हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 4 वर्ष की अवधि कर दी एजुकेशन की। अब इससे क्या इसके पीछे उनका थॉट था, ये यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि 4 वर्ष अवधि बढ़ाने से क्या लाभ होगा। फिर शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, वेतन, ये सब सुधारना आवश्यक है, उनका ऐसा मानना था। बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव भी इस समिति में दिया गया। तो ये आपको कोई बहुत स्पेशल नहीं लगेगा, ये भी कॉमन है। हम इसके पहले वाले जो भी कमिटियां या रिपोर्ट्स थी उनमें भी हमने ये चीज देखी थी। यहाँ पर अलग क्या है, सिर्फ इन्होंने क्या कहा है कि प्राथमिक स्तर पर, इससे पहले जो उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों का लगाओ पैसा, अब ये उनसे बड़े वाले आए तो कह रहे नहीं इनका भी मत लगाओ, बर्बाद मत करो पैसा। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आज हमको यहीं पर विराम देना चाहिए। वो डिस्पैच में थोड़ी सी चीजें और बची हैं। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप बीच में रह गए, ये हार्टोग समिति के। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप, ये सब हम अब कल पढ़ लेंगे, टाइम बहुत हो गया है, आपकी फिर अगली क्लास भी रहती है। होमवर्क मैं बता चुकी हूँ। क्या है होमवर्क, बताइए। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। मैम सीरियल वाइज ये सब लर्न करने को बोला आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। सीरियल वाइज लिस्ट बनाएंगे भी, दो ही चीजों की, दो ही कॉलम बना के लिस्ट बना लीजिए और याद करिए उसको, ठीक है। ये होमवर्क है आज का, शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स ले लेंगे। हर जगह करप्शन, हाँ, हर जगह करप्शन क्यों नहीं हो सकता। बीज तो बो गए हैं ना यहाँ पर। ये आज की बात नहीं है, बाहर के लोग, हम वैदिक कालीन संस्कृति में नहीं चलता था करप्शन। बाहर वाले लोग आए, यहीं के कुछ लोगों की थोड़ी सी मानसिकता हुई, बाहर वाले लोग आए, उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया करप्शन को। चलिए, प्रेयर करवाने के लिए कौन आएंगे? पूनम जी प्रेयर करवाएंगे। हाँ जी मैम। पूनम बा, चलिए आप करवा दीजिए। हाँ। सभी बैठ जाएंगे ध्यान को किसी भी एक आसन में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति मंत्र। लंबा गहरा श्वास। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे, इसके आगे कल हम पढ़ेंगे।